नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी भारत पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक पेटेंट जो कि रैकवेक कंपनी बना रही है R43 के बारे में। दोस्तों, ये जो पेटेंट है R43 ये अस्थमा की जो डिजीज है उसमें काम आता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अस्थमा एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, अस्थमा जो है वो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम उसे जो है बोलते हैं अस्थमा। अब दोस्तों, अस्थमा की दिक्कत जो है वो मार्च, अप्रैल, मई इन मंथ्स में जो है ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो कुछ ऐसा होता है कि आपके अस्थमा को ट्रिगर करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस जो टाइम पीरियड के अंदर है पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हवा के अंदर अधिकतर पाए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, वीट हार्वेस्टिंग का मौसम जो है वो यही 3 महीने होते हैं। इसमें क्या होता है कि वीट हार्वेस्ट जब हम किसान जो हैं कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो वहाँ पे उनके साथ छोटे प्लांट्स लगे होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उनके हार्वेस्ट करते हुए पोलन ग्रेन्स जो है हवा में बाहर आ जाते हैं और जो है आपके जो ब्रीदिंग के साथ है आपके शरीर के अंदर जाना शुरू करते हैं और इन्फ्लामेशन क्रिएट करके अस्थमा का जो है फिट जो आता है उसको ट्रिगर करते हैं। अगर आपको पहले से अस्थमा है ऑलरेडी तो वो आपके ट्रिगर की तरह काम करेंगे, और अगर आपको अस्थमा की वैसे कोई दिक्कत नहीं है तो कई बार क्या होता है वो आपको एलर्जिक अस्थमा, साथ ही आपको एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह या हे फीवर की दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस एलर्जी में होता क्या है? एलर्जी के दौरान आपका होता ये है कि जो आपके पोलन्स जो हैं ब्रीदिंग के थ्रू, आपके इनहेलेशन के थ्रू जब अंदर जाते हैं तो आपकी जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है इनको बाहर निकालने के लिए, और उस दौरान जो है आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है और इस वजह से आपको जो है अस्थमा के अटैक्स जो हैं पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हिस्टामिन्स जो हैं प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों, एक तो सबसे पहला जो बड़ा सिम्टम है वो होता है कि आपको जो है इनहेल करने में, जो आप ब्रीथ ले रहे हैं, सांस को अंदर खींच रहे हैं जिसे हम इनहेलेशन बोलते हैं, तो उस चीज़ में जो वो प्रोसेस है उसमें जब डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है, यानी आपको सांस अंदर खींचने में अगर डिफ़िकल्टी हो रही है इन्फ्लामेशन की वजह से, तो जो है वो अस्थमा का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके साथ ही दोस्तों आपको कफ जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब कफ बनना शुरू हो गया, बहुत से केसेस में क्या होता है, कई बार ये ड्राई भी हो सकता है, पर कई बार क्या होता है आपके लंग्स जो हैं वो स्पूटम को जो है, या जिसे आप बलगम बोलते हैं आम भाषा में, उसको जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। पर अस्थमा के दौरान क्या होता है, जब आपको कफ आती है और स्पूटम बन रहा है पर आप उसे जो है ऊपर निकालने के लिए ऊपर नहीं लेके आ पाते। इसके साथ दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होती है, और अगर आप सफोकेटिव फील करते हैं तो आपको इरिटेशन जो है वो भी होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, आपको सफोकेशन होती क्यों है? अगर आपको इनहेलेशन में दिक्कत होगी इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन के लेवल्स जो है कम हो जाएंगे, जिस वजह से आपको सफोकेटिव फील होगा। दोस्तों, अगला सिम्टम जो है वो आपको विजिंग जो है वो भी बहुत दिखाई देता है अस्थमा में। विजिंग क्या होता है? विजिंग जो है जब आप सांस ले रहे होते हैं उस टाइम पे जो है आपके लंग्स में से एक विसल जैसा आवाज़ आता है, उस आवाज़ को हम बोलते हैं विजिंग। तो वो जो है वो भी अस्थमा के जो अटैक्स आते हैं उसमें बहुत कॉमन एक सिम्टम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारी जो चेस्ट है उसको बहुत टाइटनेस फील होता है, ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा किसी ने दबा रखा है उसको, आपको सांस लेने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होनी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, होता ये है कि अस्थमा का जो अटैक है वो जो ज़्यादा दिक्कत देता है वो अधिकतर जो है या तो रात को देता है या अर्ली मॉर्निंग वाले टाइम में देता है। रात को कई बार ऐसा होता है कि मिडनाइट के बाद जो है आप लोगों को इतना ज़्यादा अस्थमा का जो प्रभाव पड़ता है कि आप कई बार पूरी रात सो भी नहीं पाते हैं, और या अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपना फिजिकल वर्क कर लें, अपने शरीर की जो है एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें, तब भी जो है आपका अस्थमा जो है बढ़ सकता है। इसके साथ दोस्तों जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे कि
किसी का बाहर स्मोकिंग करना, या अगर आप खुद स्मोकिंग करते हैं तो उसके धुएं से आपको अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर आपके आसपास कोई इंडस्ट्रीज़ हैं और उनका धुआं वगैरह निकलता है तब भी आपको जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। या कहीं आसपास किसी ने कोई फायर लगा दी है तो उसके धुएं से भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है। आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो दिवाली वाले टाइम पे भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग जो है वो क्रैकर्स जो है वो बर्स्ट करते हैं, यानी कि पटाखे फोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वातावरण में पॉल्यूशन हो जाता है और उसकी वजह से आपको अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई लोगों में क्या होता है, ज़रा सी धूल मिट्टी उड़ जाने से भी जो है अस्थमा के अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कई औरतें अगर कई बार घर में झाड़ू लगा रही हैं या आप कहीं बाहर ट्रैवल करने चले गए, उसकी वजह से भी आपको अस्थमा के अटैक्स जो हैं आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये तो थे आपके सिम्टम्स वो जो कि आपको अस्थमा के दौरान आते हैं। इसके साथ ही कई बार अस्थमा में जो है आपके कुछ ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि GERD, क्योंकि जब अस्थमा होगा तो आपको कई बार GERD की जो कंप्लेंट्स हैं वो भी आ जाएंगी, जैसे कि उसमें डकारे आना या वॉमिटिंग आना या हार्ट बर्न होना, तो ऐसी सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो साथ आ जाएंगी। या कई बार क्या होता है, जब आपको अस्थमा के अटैक्स बढ़ते हैं तो आपको साथ ही जो है कई बार डिप्रेशन की या एंजाइटी की शिकायत भी हो जाती है। आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो भी बदलना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो अस्थमा के अटैक्स हैं दोस्तों, ये कई बार रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। यानी कि कई बार होता है कि आपके ये अटैक्स अपने आप ही जिस तरीके से आए हैं इसी तरीके से चले जाते हैं, बट कई बार क्या होता है आपको मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो यूजुअली जो है लोग इनहेलेटर्स लेते हैं, जो कि पंप होता है, पंप के थ्रू जो है अपनी ब्रीदिंग पावर को बढ़ाते हैं। पर हमारे पास होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा इलाज है, जो कि है R43, एक होम्योपैथिक पेटेंट। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि R43 पेटेंट जो है उसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हैं और वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं किस तरीके से काम करती हैं। दोस्तों अगर हम इसके मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले इसमें डली हुई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अस्थमा के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स में ज़्यादा लाभकारी होती है जो कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह आगे से आगे चलते रहते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते या एक जगह टिक के मन लगा के काम नहीं कर सकते। ऐसे जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, और साथ ही जिनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती हो, उन पेशेंट्स के अंदर आर्सेनिक एल्ब अस्थमा को क्योर करने में बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों जिन पेशेंट्स के अस्थमा के साथ कफ आती हो और साथ ही पर्सपिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती हो, ऐसे टाइम पे हम वहाँ पे बेलाडोना का इस्तेमाल करके पेशेंट के सिम्टम्स में रिलीफ दे सकते हैं। अब ये जो बेलाडोना है ये भी R43 के अंदर डली हुई है। दोस्तों इससे अगली मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें डली हुई है ब्राइनिया। ब्राइनिया जो है ये अस्थमा के अटैक्स में बहुत अच्छा काम करती है, पर कब, जब आपको कफ आ रही हो और कफ वैसे तो ड्राई हो, क्योंकि आपकी कोई फ्लेगम या स्पूटम जो है बाहर ना आए बट अंदर ही अंदर वो बन रहा हो, ऐसे टाइम में जो है हम ब्राइनिया दे सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को फ्रेश एयर इनहेल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती हो, तब जो है हम ब्राइनिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही आपकी डली हुई है काली फॉस, जो कि आपकी न्यूट्रिटिव रेमेडी की तरह काम करती है। इसके बाद दोस्तों इसमें नाट्रम क्लोराटम डली हुई है, जो कि आपके ड्राई कफ में जो है इस्तेमाल होती है। जब आपके अस्थमा के सिम्टम्स ड्राई कफ के साथ आए तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है नेट्रम सल्फ। अब नेट्रम सल्फ जो है वो उस टाइम पे अस्थमा में काम करती है जब आपका अस्थमा जो है वो डैम्प वेदर के कारण आया हो, जब आपके जो मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जब नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं डैम्प वेदर। जब आपको डैम्प वेदर की वजह से अस्थमा आ रहा हो तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यर्बा सेंट जो है वो R43 में डली हुई है। इसका इस्तेमाल हम अस्थमैटिक अटैक्स में उस टाइम पे करते हैं जब आपको कफ के साथ जो है एक्सपेक्टोरेशन भी हो रहा हो, यानी कि स्पूटम भी आ रहा हो। दोस्तों यदि हम इसकी डोसेज की बात करें तो इसकी डोसेज तो है वो आपके अस्थमैटिक अटैक की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अस्थमा में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी डोसेज होगी। अब वैसे तो इसकी डोसेज जो है वो अगर बहुत ज़्यादा अस्थमा की दिक्कत आ रही हो तो आप हर 5 से 10 मिनट के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आप इसकी जो है 10 से 15 बूंदे एक टाइम पे 1/4 कप पानी में डाल के ले सकते हैं। और अगर आपकी जो दिक्कत कम है तो आपको हो सकता है दिन में 2 या 3 बार में ही फ़ायदा कर दे। तो इसकी जो डोसेज है वो टोटली आपकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है टेक्स्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका ट्रीटमेंट जो है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।